अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 894वां सबक है। मैं अपनी जानिब से, अपने फ़ाउंडेशन के जानिब से जिन स्टूडेंट्स ने 10th का एग्ज़ाम पास किया है और इसी तरीक़े से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम पास किया था रमज़ान में, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कुछ अहम गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, इसलिए कि कुछ एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात मेरे सामने ऐसे है कि स्टार्ट में गाइडलाइंस नहीं मिलने की वजह से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। वो डिसाइड नहीं कर पाते हमको क्या करने का है, और आगे चल के ऐसी कंडीशन पोजीशन होती है कि जिन स्टूडेंट्स ने साइंस से 12th में 80 अबाउ 80 मार्क्स लिए थे, फिर वो बच्चे जो है आगे चलकर किसी भी काम के नहीं रहते। उनका वक्त बर्बाद हो जाता है, टाइम निकल जाता है, साल पूरी तरह से ज़ाय हो जाता है। सबसे पहली चीज़, हर वो स्टूडेंट जो चाहे 12th का एग्ज़ाम दे या 10th का एग्ज़ाम, उसके माइंड में अपना एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए। अभी जैसे चाइना ने पूरी दुनिया में इतनी जो तरक्की की है ना, तो उनके सामने विज़न है हमको 2050 में कहाँ पर होना है। शंघाई सिटी 2025 में कैसा रहेगा, बीजिंग सिटी 2040 में कैसा नज़र आना चाहिए। तो ये विज़न होता है उनके सामने, वो फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं ना, तो उस एतबार से उनके मुल्कों के अंदर तरक्की होती है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने विज़न नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई अचीवमेंट नहीं होता है कि मुझे क्या करने का है। इसीलिए एक स्टूडेंट खाली वो बस मेहनत करते रहता है कि मुझे तो किसी भी हाल में 10th के अंदर या 12th के अंदर अच्छा परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लेना है। उसने ले लिए, पास हो गया वो, और उसका फ्यूचर जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो गया। अब बाप बोलता है बेटा तुमको मेडिकल में जाना है, चाचा बोलता है बेटा तुमको इंजीनियरिंग में जाना है, मामू बोलता है बेटा तुमको टीचिंग में जाना है, कोई और बोलता है बेटा तुम बहुत ब्रिलियंट हो, टैलेंटेड हो, तुम जो है ना रिसर्च स्कॉलर बन जाओ। अब महल्ले के अंदर एक आधे खान साहब होते हैं, एक आधे चौधरी साहब होते हैं, कोई और साहब होते हैं, उनका बोलना ऐसा होता है बच्चों के माँ बाप से, अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको तुम जो है ना फुलानी फील्ड के अंदर डालो। प्रॉब्लम ये होता है, रिज़ल्ट आ चुका है, अब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करना है। और जिसको करना है, हमारा प्रॉब्लम ये है, हम उस बच्चे से नहीं पूछते हैं भाई तुझे क्या करने का है। और मैं इस बात को प्रीफर करता हूँ कि जो बच्चा है, बच्चा उसको पूछा जाए और वो जो चाहता है उसको वो करने दिया जाए। ये जो थोपना है, थोपना ज़बरदस्ती का, उससे उसका एजुकेशन बर्बाद होगा, उसका टैलेंट बर्बाद होगा, उसकी सलाहियतें बर्बाद होंगी, आपका पैसा बर्बाद होगा। रीज़न ये है कि वो बेचारा, उसको आपने पूछे ही नहीं, क्योंकि उसको कन्फ्यूज़न का शिकार बनाया आपने। और हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो अक्सर बर्बाद होते हैं वो इसी चक्कर के अंदर कि बाप ने उसको मेडिकल का मशवरा दिया तो मेडिकल का एंट्रेंस भर दिए, चाचा जो है वो घर के अंदर तेरी मेरी, मतलब वो बराबर जो है इसमें नहीं है, टेंशन में है वो फुल कि मैंने इंजीनियरिंग बोला था, मेरा क्यों नहीं सुने। उसके बाद में चौधरी साहब अलग से टेंशन में, अरे यार तुम हमारा नहीं सुनते। ये सारे टेंशन्स के अंदर क्या होता है, वो बच्चा फ़ेल हो जाता है। और वो फेल होने के बाद में मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए विज़न अपना क्लियर रखो, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आज के ज़माने में तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, नए नए कोर्सेज़ आ चुके हैं, नई नई फैकल्टीज़ आ चुकी है, नई नई लाइनें आ चुकी है। बच्चों को उनके हिसाब से जाने दो। अब बच्चा उस हिसाब से, पहले आप ये तहकीक करो भाई शरअन अपने लिए ये हलाल है, जायज़ है। अगर जायज़ कोर्स है बिल्कुल कराओ बच्चे को। बच्चा उसके साथ में जब आगे बढ़ेगा, आज पूरी दुनिया में, आज वर्ल्ड वाइड जो है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, सोच भी नहीं सकते आप। मुसलमानों की ये जो मेंटालिटी बनी हुई है, मेरे साथ में बहुत सारे आते हैं मेरे पास में, वो कहते हैं यार मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे हमारे साथ में ज़ातीवाद हो रहा है,
यहाँ पे हमारे साथ में जातिवाद हो रहा है। अरे तुम अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करो, वो सलाहियत पैदा करो कि तुमको आंखों पे बिठाया जाए और हाथों हाथ तुमको लिया जाए। हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अंग्रेज़ी के अंदर मेहनत करते नहीं। अब बहुत सारे इलाक़ों से जब यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं, 6-6 महीने रहते हैं यहाँ कमरे किराए से लेके, प्रॉब्लम ये होता है कि उन्होंने अपने यहाँ पे जो पढ़ा हुआ होता है, असल में हमारी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि भाई अंग्रेज़ी जो है ये फुलानों की ज़ुबान है, अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहिए। अब हमको इतना भी सेंस नहीं है कि अंग्रेज़ी सिर्फ़ एक ज़ुबान है, आप अंग्रेज़ों की ज़ुबान सीखो, उनका कल्चर क्यों सीख रहे हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यहाँ पे कंपनियों के दरवाजे खुले हुए पूरी दुनिया में। आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप किसी भी फैकल्टी के साथ में जाइए, आपके लिए फुल अपॉर्चुनिटीज़ है। आईटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, टीचिंग के अंदर, हर लाइन के लिए आज पूरी दुनिया के अंदर। तो आप दुनिया का विजन सामने रखो। आप खाली ये क्यों रख रहे हो कि मुझे खाली अपने गांव में कुछ करना है, अपने ज़िले में कुछ करना है, अपने स्टेट में कुछ करना है। क्योंकि ये जो मेंढक वाली मेंटालिटी होती है वो बड़े बड़े सलाहियतमंदों को सड़ा कर उनको जो है कुएं का मेंढक बना के रख देती है। और तजुर्बा है मेरे सामने, तजुर्बा है। कई लोग ऐसे टैलेंटेड लोग, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आई तो पता चला कि उसको अपने गांव के चबूतरे छोड़ नहीं सकता। वो चबूतरे और इसकी जो बैठक है उनमें आपस में शनासाई हो चुकी है। इसलिए वो चबूतरों के बगैर इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये गांव के टेबल, गांव के चबूतरे, गांव की होटल्स, गांव के दोस्त वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वरना दुनिया में मेरे मोहतरम दोस्तों ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, वो तो बेचारा 10th भी पास नहीं है, लेकिन उसने कुकिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाया। कुकिंग, खाना वगैरह जो बनाने का कुकिंग होता है उसके अंदर, और एकदम माहिर और एकदम एक्सपर्ट वो शेफ़ बन गया। तो मुझे बताने लगा कि आज जो है मेरी कंडीशन, मेरी पोजीशन, मेरा मकाम और मर्तबा एक कलेक्टर से भी ज़्यादा है। मैंने कहा भाई तू तो 10th भी पास नहीं है, कलेक्टर से ज़्यादा कैसे क्या है। बोले वो जो फुलानी होटल की चेन है ना, फुलानी होटल्स की चेन, वहाँ का मैं हेड शेफ़ हूँ। मैं अलग अलग होटलों में जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। जो शेफ़्स है हमारे उनको डिशेस बताता हूँ, पकाने के तरीक़े सिखाता हूँ। उसने अपना फ्यूचर, अपना करियर जो था वो पकाने के अंदर, कुकिंग के अंदर तलाश किया। तो 10th पास किए बगैर भी उसके अंदर वो आगे बढ़ा। और हमारा बच्चा 12th के अंदर साइंस से 80-90% लेकर भी बर्बाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है सही तरीक़े से। विजन नहीं है हमारे सामने पहले से, और वो जो करना चाहता है हम उसको करने नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आज के ज़माने में जो भी विजन रखना है पूरी दुनिया को सामने रखकर, ये मत सोचो कि हमारा बच्चा, मैंने देखा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमानों की जो मेंटालिटी बनी हुई है, बच्चे ने साइंस से उसने 80% 90% लिया हुआ है, अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, मगर माँ बाप की मेंटालिटी है इसको टीचर बनाने का है, टीचर बनाने का है। क्यों? बाप बोलता जिला परिषद में बहुत पहचानत है बोले मेरी। चचा बोलता हाँ वो जो फुलाना विस्तार अधिकारी है, शिक्षण अधिकारी है ना, बहुत नज़दीक का है अपने, इसको करा दो डीएड, लगा देंगे अपन खिला के पिला के। मतलब वो बच्चा अभी 12th कर रहा है, लेकिन माँ बाप की नीयत में अभी से बिगाड़ है, अभी से फसाद है, अभी से रिश्वत बैठी हुई है कि पैसे खिला पिला के इसको जॉब के लिए लगाना है, हालांकि वो टैलेंटेड बच्चा है। इसीलिए मैं देखता हूँ मुसलमान समाज की ये डीएड और बीएड वाली जो थिंकिंग है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको डॉक्टर बना सकते थे, इंजीनियर बना सकते थे, अच्छे से अच्छा जो है किसी और फैकल्टी के अंदर डाल सकते थे, लेकिन वो बच्चा आज डीएड करके पहली दूसरी के बच्चों को पढ़ा रहा है प्राइमरी स्कूल के अंदर, पहली दूसरी के। क्यों? माँ बाप के सामने विजन नहीं था, बच्चों का फ्यूचर नहीं था। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे ऐसे ऐसे बर्बाद कर दिए उन्होंने अपने बच्चों को डीएड करा के। इसीलिए मेरा कहीं पे सफ़र होता है,
बाज़ बस्तियों के अंदर मैंने देखा, उन्होंने कहा मौलाना हमारे यहाँ पे हर घर के अंदर आपको एक या दो कोई डीएड या बीएड ज़रूर मिलेगा। क्यों? उन्होंने इसी को फ्यूचर समझा। ये मेंटालिटी है इंडिया की। अगर आपने हीरो होंडा की गाड़ी ली है स्प्लेंडर, तो फ़ौरन आपके बाजू वाला पड़ोसी वो भी स्प्लेंडर लेगा। वो 4 शोरूम में जाके ये रिसर्च नहीं करेगा कि भाई सुजुकी की भी बाइक है, यामाहा की भी बाइक है, बजाज की भी बाइक है, टीवीएस की भी बाइक है, होंडा की भी बाइक है, मैं उन पे भी ज़रा रिसर्च करूँ। नहीं, उसने देखा कि बाजू वाले ने स्प्लेंडर लाया है, मैं भी वही लेके आऊँगा। उसने लाया तो उसके बाजू वाला भी वही लेकर आता। उसके कुछ दिनों के बाद पूरे मोहल्ले में आपको स्प्लेंडर ही स्प्लेंडर नज़र आती है। क्यों? मेंटालिटी बनी है भाई इन लोगों की, ऐसी थिंकिंग है इनकी, ऐसी इनकी सोच ही ऐसी है कि एक ने कुछ करा कि बस मेंढियों के जैसा उसके पीछे लाइन लगा के हर आदमी वही करेगा। दूसरे कोई लाइन के अंदर, फैकल्टी के अंदर ये अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को तलाश नहीं करेंगे। इसीलिए कौम का टैलेंट जो है वो ये चक्करों के अंदर बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। तो बच्चे जो साइंस से 12th कर चुके हैं वो अपना जो करियर करना चाहते हैं बिल्कुल करने दिया जाए। और जो बच्चे जो है कॉमर्स से कर चुके हैं, बच्चों को अलग अलग LLB के अंदर डालो आप, फुल फ्यूचर है उसके अंदर। आगे चल के वही बच्चा जज का एग्ज़ाम पास करके जज बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है। जो बच्चे आर्ट्स से पढ़ रहे हैं उसके अंदर वो आगे बढ़े, वो BA के बाद MA और PhD तक का सोचे। मतलब अपना एजुकेशन जो है ना हाई लेवल का होना चाहिए, ऊपर का विजन होना चाहिए। ये चिल्लर जो सोच है कि D.Ed करके प्राइमरी बच्चों को मैं ABCD सिखाऊंगा, क ख ग सिखाऊंगा, ये मेरे हिसाब से एकदम थर्ड क्लास सोच है ये। यानी सबसे निचली सतह की अगर कोई सोच है वो ये है, ये ऐसा मत सोचो। और जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, अभी जिन्होंने 10वीं पास किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है खाली 10वीं पे अपने तालीम को रोक कर मत रखो। 10वीं के बाद में 11वीं करो, उसके बाद में 12वीं करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छा परसेंटेज लो, और 12वीं करने के बाद जैसा मैंने अभी बताया उस तरीक़े से आप भी अपना फ्यूचर तलाश कर सकते हैं, बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे पास में सबसे बड़ा मसला आता है फ़ीस का। मुसलमान कहते हैं भाई LLB कराना है, उसको फ़ीस कहाँ से लेकर आएंगे, इंजीनियरिंग कराना है, फ़ीस कहाँ से लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे सामने मिसालें हैं, बाज़ बच्चों ने 12वीं के अंदर अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लिए, बाद में बापों ने उनको ITI में डालकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है या उनका एजुकेशन छुड़ा दिए। क्यों? पैसे नहीं है बोले हमारे पास में। ये बात सरासर झूठ है, मक्कारी है, दोगलापन है, मुनाफिकत है। इसलिए कि मुसलमानों के पास में पैसा कहाँ पे आता है? जहाँ पे ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह का आप टॉपिक निकालो, बराबर पैसे आएंगे। क्या ज़रूरत है शादी में ख़र्च करने की? जो लाखों रुपये आप शादी में बर्बाद कर रहे हो, बच्चे के करियर बनाने पे लगाओ ना। अरे वही पैसा बच्चे के करियर पे लगाओ। जो आप हॉल पे ख़र्चा कर रहे हो, बिरयानी पे ख़र्चा कर रहे हो, खाने पे ख़र्चा कर रहे हो, जो आप दिखावे पे ख़र्चा कर रहे हो, वही पैसा इसके फ्यूचर बनाने पे लगाओ। इसको कलेक्टर बनाने पे, इसको LLB कराने पर, इसको मेडिकल कराने पे लगाओ। कौन कहता है मुसलमानों के पास में पैसा नहीं है? पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा निकल के आता है शादी ब्याह के नाम पर, रस्म और रिवाज के नाम पर। क्या ज़रूरत है इस पे ख़र्चा करने की? वही पैसा इसके फ्यूचर बनाने पे ख़र्च करो। फिर लोगों को जो है ना प्रॉपर्टीज़ बना के रखने की आदत है। प्लॉट लेकर डालेंगे, प्लॉट एक एक, दो दो, तीन तीन, यहाँ प्लॉट निकला वहाँ ले लेंगे, वहाँ निकला वहाँ लेंगे। तो ये क्या कब्र में लेके जाने का है 4-4 प्लॉट? क्या कब्र में साथ में जो है अल्लाह हिफाजत करे? अरे बेचो रे, उसको बेचो ना, वो प्लॉट व्लॉट बेचो, बेच के पढ़ाओ अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई। घरों की जो उनकी माँ बहनें हैं, मस्तूरात है, औरतें हैं, उनके पास में जो सोना वगैरह रखा हुआ होता है 10-10, 15-15 तोले, वो सोना बेचने को तैयार नहीं, उसको तोड़ने को तैयार नहीं। वो गिरवी जो रखते हैं ना, नाजायज़ है वो, उस तरीक़े से उसका ब्याज देते रहना। ये जो आजकल निकले हुए हैं मन्ना पुन्ना गोल्ड, क्या क्या निकले हुए हैं ना नए नए तरीक़े के, उनके पास में गोल्ड ले जा के रखो, 12% से ब्याज भरो उनको। ये हराम है, नाजायज़ है। उससे बेहतर है बेचो उसको,
आज मार्केट के अंदर इतना ऊंचा रेट आपको मिल रहा है, 30-35 हज़ार रुपये का बेच के बच्चों की तालीम में खर्चा करो। क्या ज़रूरत है? सोना कब्र में आने वाला है, कब्र में तो नहीं आएगा, लेकिन वो मरने वाली का जनाजा उठने से पहले कुत्तों के जैसे झगड़े ज़रूर शुरू होंगे। मुझे ये चाहिए, उसको वो चाहिए। उसका जनाजा उठने के पहले कोई उसको छुपा के रख देगा, अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो बेहतर ये है बच्चों का करियर और फ्यूचर बनाने के लिए उसको खर्च किया जाए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।